Hello everyone, this is Priyanka Tiwari and you're watching the wonderful study club. फ्रेंड्स, आज है 23 जून और आज की इस वीडियो में हम 23 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टा। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कौन कौन सी हमारी सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। तो यस, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक स्टेट एग्रीमेंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ अरेंजमेंट। तो यस, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल ट्रैफिक अरेंजमेंट। एंड थर्ड इज इंडिया इज़ नॉट इट्स मेंबर। तो ये हमारी रॉन्ग हो जाती है स्टेटमेंट, बिकॉज इंडिया इज इट्स मेंबर। तो हमारा आंसर होगा ए, ओनली 1 and 2। तो आफ्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया ने जो है अभी बांग्लादेश को एक कंसेशन दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को एक कंसेशन, जो चाइना है, चाइना ने बांग्लादेश को एक कंसेशन दिया है कि जो बांग्लादेश है उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो फ्री कर दी गई है। चाइना मतलब चाइना में जो भी बांग्लादेश का माल एक्सपोर्ट होगा तो बांग्लादेश की ड्यूटी फ्री कर दी गई है और इसमें वो टैरिफ नहीं लेगी। ये एक ऐसी कंट्री को दिया जाता है, ये जो कंसेशन है वो ऐसी कंट्रीज़ को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से जो है वो सक्षम नहीं होती हैं और जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो इसीलिए चीन ने इसके लिए क्या किया है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी उसकी फ्री कर दी है, टैरिफ नहीं लगेगा वहाँ पे। और इसमें क्या होगा कि ये जो चीन ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि बांग्लादेश उसकी साइड आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये आफ्टा भी लाया गया है और ट्रेड से फ्री कर दिया गया। अब बात करते हैं आफ्टा की कि आफ्टा में अभी कितने देश हैं। अभी यहाँ पे क्या था, इंडिया नॉट इज मेंबर। तो ये स्टेटमेंट आया तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। तो इसमें 6 मेंबर्स है अभी, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, कोरिया, बांग्लादेश एंड न्यू पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एलईसीज। तो एलईसीज के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही होती हैं। तो एलईसीज आर डिजाइंड बाय वर्ल्ड बैंक। तो एलईसी जो है वो विश्व बैंक के द्वारा नामित नहीं है, तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये जो है वो यूएन के द्वारा डिजाइंड है। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी, दे फेस सेवरल स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारी ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाती है। एंड थर्ड इज दे आर हाईली वर्नेबल टू इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल शॉक्स एंड हैव लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन एसेट्स। तो हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है क्योंकि ये जो एलडीसीज होते हैं, एलडीसीज जो होते हैं वो क्या है कि ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होती हैं। एलडीसीज जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं। और इसमें अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि चाइना ने जो है बांग्लादेश को कंसेशन दिया है। तो बांग्लादेश भी एक लीस्ट डेवलप कंट्री है, तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। और इस टाइम जो उनकी हेल्प करना, ये जो अभी लीस्ट डेवलप कंट्री होती हैं उनकी हेल्प करना भी ज़रूरी है क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती और कोविड-19 की वजह से इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो इसी वजह से जो है एलडीसीज को बहुत हेल्प की जा रही है, इसलिए चाइना ने उसके लिए हेल्प की। और एक रीज़न इसका ये भी है कि बांग्लादेश चाइना की साइड हो जाएगा। ओके, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। हमारा इसका आंसर होगा डी, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्योंकि ये दोनों सही है स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। तो इसका हमारा क्या होगा कि इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड आतंकवाद के वित्त पोषण पर निम्नलिखित कौन कौन से देश यूरेशियन समूह के सदस्य हैं। तो हमें ये बताना है। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो है रशिया, भारत, चीन एंड बेलारूस। तो हमारे चारों ही जो देश हैं वो इसमें आते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो अभी ये ईएजी क्यों न्यूज़ में था? तो एफएटीएफ का मेंबर है ये जो ईएजी है, ईएजी यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म है। तो ये
FATF का मेंबर है। तो FATF क्या है, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और अभी जो है EAG की 2032 वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें अभी इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट FATF। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन इन 1989 ड्यूरिंग G7 समिट इन पेरिस। तो क्या ये हुआ था? यस, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। एंड सेकेंड इज इट्स सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन जेनेवा। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि इसका जो सेक्रेटरीट है, इसका जो सचिवालय है वो पेरिस में है, तो इसीलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर्स, मतलब कि इंडिया जो है इसके सदस्यों में से एक है। तो यस, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर। तो हमारा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब FATF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? FATF की जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि अभी आपने सुना होगा ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये काफ़ी चर्चा में थी, और ये पाकिस्तान जो है वो इन लिस्ट में आता रहता है। तो जो इन लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, तो उनको जो वर्ल्ड बैंक है, IMF जैसे जो बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े जो बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं देशों को, तो वो लोन देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ऐसी कंपनी, ऐसी कंट्रीज़ को जो कि ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में आती हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर? पेरिस में। तो ये हमारे आंसर इसका क्या होगा? बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट सिकल सेल डिसीज। तो सिकल सेल डिसीज क्या है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको चूज करना है कौन कौन सी सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसीज। ये एक रक्त की बीमारी है। तो क्या ये सही है? तो यस, दिस इज ब्लड डिसीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही होगा। एंड सेकेंड है, इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन। तो क्या ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही है? तो यस, इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन। एंड थर्ड, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड थर्ड इज इट इज़ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द हीमोग्लोबिन। तो यस, ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ए, ओनली 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो अब ये जो सिकल सेल डिसीज़ है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो RBCs होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं, राउंड शेप में हमारी सेल्स होती हैं। और अगर ये डिसीज़ हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि वो राउंड शेप में नहीं बचती हैं, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो करने में वो प्रॉब्लम पैदा करती है। तो इसी वजह से ये डिसीज़ होती है और ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है। तो हमारा इसका इसीलिए तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कि दिल्ली NCR कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन। तो जो दिल्ली NCR है वो किस सिस्मिक जोन में आता है? तो ये आता है जोन 4 में। तो जो जोन 4 जो है वो एक बहुत डेंजर जोन होता है। इसमें काफ़ी सारे जो हैं भूकंप वो आते रहते हैं। और ये जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसने बताया कि दिल्ली NCR में ऐसा होता रहता है और काफ़ी इसमें ये जो भूकंप वगैरह है ये आते रहते हैं, और इसीलिए ये जोन 4 का माना जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज सत्यभामा। तो सत्यभामा क्या है इसके बारे में आपको स्टेटमेंट देखनी है। तो रिसर्च पोर्टल फॉर माइनिंग सेक्टर, रिसर्च पोर्टल फॉर एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च पोर्टल ऑफ ऑयल सेक्टर, या रिसर्च पोर्टल ऑफ मेटल सेक्टर। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, रिसर्च पोर्टल फॉर माइनिंग सेक्टर। ये जो सत्यभामा है वो खनन क्षेत्र के लिए एक अनुसंधान पोर्टल है। तो इसमें क्या होगा कि जो सारी चीज़ों का ऑनलाइन सबमिशन होगा, जैसे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें कैसी होंगी? ऑनलाइन होंगी, जिससे कि क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकेगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8
who is appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy। तो NIPFP का जो अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है उर्जित पटेल को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, उर्जित पटेल, इनको अभी नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following statements is correct about NIPFP। तो NIPFP के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है वो देखते हैं। तो इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा संचालित होती है। तो नहीं, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। एंड हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है इट अंडरटेक्स रिसर्च पॉलिसी एडवोकेसी and capacity building in areas related to public economies। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ये सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, नीति, वकालत और क्षमता निर्माण का कार्य करती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द विजुअल टेन्योर ऑफ अ चेयरमैन इज 4 years विच कैन बी एक्सटेंडेड। यस, तो द विजुअल मतलब जो किसी चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। ओनली 2 and 3 हमारे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कोडुमनल एक्सक्लावेशन साइट्स इज लोकेटेड इन, मतलब जो कोडुमल खुदाई स्थल है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं। तो ये तमिलनाडु। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, ये तमिलनाडु में है। और अभी जो रिसेंटली एक्सक्लावेशन हुआ है उसमें लगभग 250 स्थल मिले हैं, लगभग 250 स्थल मिले हैं। और इसमें ये जो हमारे स्टोन एज है, स्टोन एज में सारे उसकी जितनी भी एजेस हैं उन सभी के जो है मतलब एक्सक्लावेशन में जो खुदाई हुई है वो स्थल वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये तमिलनाडु का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।